वो स्टे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत से आए अन्य गणमान्य अतिथिगण, मैं आप सबों का जापान में रह रहे भारतवंशियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। देवी और सज्जनों, अब हमारे गर्व का प्रतीक राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। आप सबों से अनुरोध है कि अपनी जगह पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दें और इससे प्रेरणा लेकर अपने देश को गतिशील प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। राष्ट्रगान के समापन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण प्रारंभ होगा। कृपया अपनी जगहों पर चले जाएं। भारत माता की, भारत माता की। जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अनेक वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं। जापान की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, कल्चर, खानपान एक प्रकार से आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है।
और इस दोनों का मिलन हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। साथियों, आप यहां रहे हैं, काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं। मैं जानता हूं कईयों ने यहां शादी भी कर ली है। लेकिन ये भी सही है कि इतने सालों से यहां जुड़ने के बावजूद भी भारत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत के संबंध में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है, होता है ना। और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी आप ही होते हैं। ये विशेषता है हम लोगों की कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। और टैगोर ने कहा था, जापान हैज कम out of the immemorial east like a lotus blossoming in easy grace, all the while keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung। यानी कहना वो चाहते थे कि जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा है उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुंदरता को भी बढ़ाता है। हमारे इन महापुरुषों की ऐसी ही पवित्र भावनाएं जापान के साथ हमारे संबंधों की गहराइयों को स्पष्ट करती हैं। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है।
और ये रिश्ता विश्व के लिए सांझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश है तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। 21वीं सदी में भी भारत और जापान के इन सांस्कृतिक संबंधों को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो काशी का सांसद हूं और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अबे जब काशी आए थे तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया सौगात काशी को दी। काशी में जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष, और जो मेरी कभी कर्मभूमि रही वो अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये ऐसी बातें हैं जो हमें कितनी निकट लाती हैं। यहां आप सभी जापान में रहते हुए इस ऐतिहासिक बंधन को और मजबूत बना रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। साथियों, आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। कोरोना से दुनिया के सामने जो 100 साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो हमारे सामने है। और ये जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था वहां आया है, यहां क्या है। किसी को पता नहीं था इसको कैसे हैंडल किया जाए, और न वैक्सीन भी नहीं थी, और न इस बात का कोई आइडिया था कि वैक्सीन कब तक आएगी। यहां तक कि इस बात पर भी डाउट था कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी। जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और
दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शायद आज आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। साथियों, भारत आज किस तरह वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उदाहरण एनवायरनमेंट का भी है। आज क्लाइमेट चेंज विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण संकट बन गया है। हमने भारत में इस चुनौती को देखा भी और उस चुनौती से स्थायी समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिशा में हम आगे बढ़े। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पर नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा भी बढ़ गया है। इन डिजास्टर्स के खतरों को, उनके प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जापान के लोगों से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से जापान ने लड़ने की क्षमता भी बना दी है। जिस तरह जापान के लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया है, हर समस्या से कुछ न कुछ सीखा है, उसका समाधान खोजा है और व्यवस्थाएं भी विकसित की है, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से संस्कार किया है। यह अपने आप में सराहनीय है। इस दिशा में भी भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड ली है। साथियों, भारत आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के लिए, कैरियर रोडमैप के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन का विकल्प बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किया गया है। बायोफ्यूल से जुड़ी रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत बड़े स्केल पर काम चल रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक अपनी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50%
50% नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करने का संकल्प लिया है। साथियों, समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीयों का जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आज हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर कदम पर दिखाई देता है। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है। ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है यह भी अभूतपूर्व है। मुझे खुशी है कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये भारत जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं। साथियों, भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात है। हमने भारत में एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई है। उसको बीते 8 सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है। भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज समाज के वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो कभी गौरव के साथ ये अनुभव नहीं कर रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा है। हर बार हर इलेक्शन में रिकॉर्ड टर्नआउट, और उसमें भी यहां जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको जरा खुशी होगी। आप अगर भारत के चुनावों को डिटेल में देखते होंगे तो आपको ध्यान आता होगा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट कर रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में डेमोक्रेसी सामान्य से सामान्य नागरिकों के हकों के प्रति कितनी सजग है, कितनी समर्पित है और हर नागरिक को कितना सामर्थ्यवान बनाती है। साथियों, मूल सुविधाओं के साथ साथ हम भारत के एस्पिरेशन को भी नई बुलंदी दे रहे हैं, नया आयाम दे रहे हैं। भारत में इंक्लूसिवनेस का, लीकेज प्रूफ गवर्नेंस का, यानी एक ऐसी डिलीवरी व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए एक ऐसे मैकेनिज्म को विस्तार किया जा रहा है ताकि
जो जिस चीज का हकदार है वो बिना मुसीबतें, बिना कोई सिफारिश को, बिना कोई करप्शन किए अपने हक को प्राप्त कर सकता है, और उसमें हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और टेक्नोलॉजी के इस उपयोग ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इस परंपरा ने कोरोना के इस विकट कालखंड में गत 2 वर्ष में भारत की, और खास करके भारत के दूर सुदूर गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले हमारे नागरिकों के हकों की बहुत बड़ी रक्षा की है, उनकी मदद की है। साथियों, भारत का बैंकिंग सिस्टम इन मुश्किल हालात में भी निरंतर चलता रहा, और उसका एक कारण भारत में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, डिजिटल नेटवर्क की जो ताकत बनी है, उसका ये परिणाम मिल रहा है। और आपको साथियों जानकर के खुशी होगी, पूरी दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, कैशलेस, यहां जापान में तो आप लोग टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित रहते हैं, लेकिन ये बात सुनकर के आनंद होगा, आश्चर्य होगा और गर्व होगा। पूरे विश्व में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, उसमें से 40% अकेले भारत में होता है। कोरोना के शुरुआती दिनों में जब सब बंद था, उस संकट के कालखंड में भी भारत सरकार एक क्लिक बटन दबा करके एक साथ करोड़ों भारतीयों तक आसानी से उनके लिए जो मदद पहुंचानी है पहुंचा पाते थे। और जिसके लिए मदद तय थी, उसी को मिली, समय पर मिली, और इस संकट से जूझने का उसे सामर्थ्य भी मिला। भारत में आज सही मायने में पीपल लेड गवर्नेंस काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल डिलीवरी को एफिशिएंट बना रहा है। यही डेमोक्रेसी पर निरंतर मजबूत होते विश्वास का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, आज जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वो आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, किस ऊंचाई को प्राप्त करना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। आजादी का ये अमृतकाल भारत की समृद्धि का, संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प में आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है,
मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। लेकिन साथियों, सवाल मोदी का नहीं है। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग, और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने, और इस 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। आज भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के, अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। आज मुझे यहां आने से पहले भारत की महानताओं से प्रभावित कुछ लोग जो अपना जीवन खपा रहे हैं, ऐसे लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, और बड़े गर्व से वो कह रहे थे योग की बातें। वो योग को समर्पित है। जापान में भी शायद ही कोई होगा जिसको योग की कल्पना न हो। हमारा आयुर्वेद, हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, आजकल तो हमारे मसाले सब दूर, उसकी मांग बढ़ रही है। लोग हमारी हल्दी मंगवा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हमारी खादी, वरना तो आजादी के बाद धीरे 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 उन नेताओं के कॉस्ट्यूम बनकर के रह गई थी। आज उसका पुनर्जीवन हो गया है। खादी ग्लोबल बन रही है जी। यही तो भारत की बदलती हुई तस्वीर है दोस्तों। आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही टेक लेड, साइंस लेड, इनोवेशन लेड, टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है। जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हम भारतीय नौजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप लोग ये वाक्य पढ़ करके आएंगे हो ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन विवेकानंद जी ने भारत के लोगों को कहा था कि भाई एक बार देखकर तो आओ जापान है कैसा। साथियों, उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, आज के युग के अनुरूप उसी बात को, उसी सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे।
आपने अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से जापान की इस महान धरती को मंत्रमुग्ध किया है। भारतीयता के रंगों से, भारत की संभावनाओं से भी आपको जापान को लगातार परिचित कराना है। आस्था हो या एडवेंचर, जापान के लिए तो भारत एक स्वाभाविक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इसलिए भारत चलो, भारत देखो, भारत से जुड़ो, इस संकल्प से जापान के हर मेरे भारतीय से मैं आग्रह करूंगा कि वो उससे जुड़े। मुझे विश्वास है कि आपके सार्थक प्रयासों से भारत जापान की दोस्ती को नई बुलंदी मिलेंगी। इस अद्भुत स्वागत के लिए, और मैं देख रहा था, अंदर आ रहा था, चारों तरफ जोश, नारे, उत्साह, और जितना भारत को आप अपने में जीने की कोशिश करते दिख रहे हो, ये सचमुच में दिल को छूने वाला है। आपका ये प्यार, ये स्नेह हमेशा बना रहे। इतनी बड़ी तादाद में आकर के, और मुझे बताया गया कि जापान में से सिर्फ टोक्यो से नहीं, बाहर से भी कुछ साथी आज आए हैं। पहले मैं आया करता था, इस बार नहीं आ पाया तो आप भी आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।